दोस्तों इस वीडियो में हम मोटर कंट्रोलिंग के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है डीओएल स्टार्टर। दोस्तों इस वीडियो में आपको डीओएल स्टार्टर के बारे में सारी ज़रूरी जानकारी मिलने वाली है। जैसे डीओएल स्टार्टर क्या है, कहाँ यूज़ होता है, साथ ही में आपको डीओएल स्टार्टर की पीएलसी लैडर डायग्राम बनानी है तो आप किस तरीके से बना सकते हो, किस तरीके से इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बेसिकली हम डीओएल स्टार्टर की पावर वायरिंग देखने वाले हैं, साथ ही में इसकी सिंगल लाइन डायग्राम देखने वाले हैं जो कि डीओएल स्टार्टर के कंट्रोलिंग के लिए होने वाली है। साथ ही में आपको पीएलसी लेटर डायग्राम भी बताने वाले हैं जिससे कि आप आसानी से इसकी प्रोग्रामिंग भी कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। डीओएल स्टार्टर को समझने से पहले ये जान लीजिए कि स्टार्टर को यूज क्यों किया जाता है। हम इसके बजाय आईसीटीपी स्विच या आइसोलेटर भी तो यूज कर सकते थे मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए। तो हमने स्टार्टर को ही क्यों प्रेफर किया और ज्यादातर डीओएल स्टार्टर ही क्यों? इसे इस तरीके से समझिए कि एक ट्रांसफार्मर है जिसमें हमने एक तरफ से उसका जो नॉर्मल पावर सप्लाई है वो फ्लो करवा रहे हैं, कहा तो उसकी प्राइमरी वाइंडिंग में, और ट्रांसफार्मर की कॉइल से होते हुए ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में करंट फ्लो हो रहा है। पर हमने ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को शॉर्ट किया हुआ है, तो यहाँ होगा ये कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में और करंट फ्लो होने लगेगा। दोस्तों सेम कंडीशन इंडक्शन मोटर में भी तब आती है जब वो उसके स्टैंड स्टिल कंडीशन में होती है, यानी कि उसे अभी ऑन नहीं किया गया है। उस कंडीशन को हम उसकी स्टैंड स्टिल कंडीशन कहेंगे। और अगर आइसोलेटर या आईसीटीपी स्विच की मदद से हम मोटर को ऑन करेंगे तो मोटर में करंट फ्लो जरूर होगी। और आपको पता होगा इंडक्शन मोटर स्टार्ट होने के लिए नॉर्मल करंट से ज़्यादा करंट मांगती है, जिसकी वजह से मोटर की स्टार्टर में एक्स्ट्रा करंट फ्लो होने लगता है, जिससे मोटर की स्टार्टर वाइंडिंग जल सकती है या इंसुलेशन खराब हो सकता है। और ऐसी कई हानियां हो सकती है, जिससे बचने के लिए मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर यूज किए जाते हैं, क्योंकि स्टार्टर हमें मोटर के नॉर्मल करंट पर मोटर स्टार्ट करने में मदद करता है और कई एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देता है। जैसे ड्यूअल स्टार्टर की बात करें तो ड्यूअल स्टार्टर की मदद से मोटर को जल्दी ऑन ऑफ किया जा सकता है। मोटर ओवरलोड होने पर ये उसको लाइन से काट देता है। सिंगल फेजिंग होने पर भी मोटर को जलने से बचाता है। ड्यूअल स्टार्टर मोटर को दी जाने वाली वोल्टेज कम न करके सीधा मोटर को लाइन पर जोड़ देता है। ये स्टार्टर 7.5 एचपी तक की मोटरों पर लगता है। अब हम डीओएल का पावर वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग और पीएलसी लेडर डायग्राम देखते हैं, जिससे आपको डीओएल का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। पहले हम डीओएल का पावर वायरिंग समझते हैं, जो कि हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए यूज करने वाले। डीओएल स्टार्टर की पावर वायरिंग करने के लिए दोस्तों आपको एमसीबी की जरूरत होने वाली है, साथ ही में एक कॉन्टेक्टर की जरूरत होने वाली है, और साथ ही में आपको प्रोटेक्शन के लिए थर्मल ओवरलोड रिले की ज़रूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। और साथ ही में दोस्तों आपको चाहिए कुछ कनेक्टिंग वायर्स, जिससे कि आप इनका कनेक्शन कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ। दोस्तों कई डीओएल स्टार्टर की डायग्राम में आपको कई बार थर्मल ओवरलोड रिले एमसीबी के बाद देखने को मिलेगा, तो कभी एमसीबी के बाद आपको कॉन्टेक्टर देखने को मिलेगा। पर इससे ज़्यादा आपको कोई कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये नॉर्मल कनेक्शन ही होने वाले हैं, आप किस तरीके से भी कीजिए, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता। कई कंपनीज अपने डिज़ाइन के हिसाब से ये स्टार्टर बनाती है, जिससे कि इनको जिस तरीके से लगता है कि यहाँ पर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उस तरीके से वो वहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो, हमने एक एमसीबी लगाया हुआ है और इसमें RYB 3 फेजेस दिए हैं, साथ में एक न्यूट्रल पॉइंट भी दिया हुआ है। एमसीबी से RYB फेज हमने कॉन्टेक्टर के L1, L2, L3 में दिए हुए हैं। और यहाँ से ये जो 3 फेजेस है दोस्तों, हमने थर्मल ओवरलोड रिले के फेस टर्मिनल्स में कनेक्ट किए हुए हैं। उसके बाद हमने ओवरलोड रिले के टर्मिनल T1, T2, T3 मोटर को सप्लाई देने के लिए UVW में कनेक्ट किए हुए हैं दोस्तों। कुछ इस तरीके से हमने डीओएल स्टार्टर के यहाँ पावर वायरिंग के कनेक्शंस किए हुए हैं। अब यहाँ हमने ओवरलोड रिले क्यों इस्तेमाल किया दोस्तों, तो वो हमने मोटर के लिए ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। जैसे कि अगर सर्किट में हाई करंट फ्लो हो तो उससे मोटर को बचाया जा सके। आप यहाँ देख सकते हो डीओएल के कंट्रोलिंग के लिए मैंने यहाँ पर सिंगल लाइन डायग्राम और कंट्रोल वायरिंग डायग्राम दोनों ही आपको बताई हुई है, जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरीके से ये कनेक्ट किए गए हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो जो एमसीबी लगाया हुआ है, वहाँ से हमने 95 टर्मिनल जो OLR का है उसको कनेक्शन दिया हुआ है। उसके बाद जो OLR का 96 नंबर का जो कॉन्टेक्ट है, वहाँ से हमने एनसी पुश बटन, जो कि हम मोटर को स्टॉप करने के लिए यूज़ करने वाले हैं, उससे कनेक्ट किया है।
और जो NC पुश बटन का जो दूसरा टर्मिनल है वो हमने NO पुश बटन के एक टर्मिनल से कनेक्ट किया है। अब वो जो NO पुश बटन का जो दूसरा टर्मिनल है वो हमने A1 टर्मिनल जो कि कॉन्टेक्टर का कॉइल है उससे कनेक्ट किया है। और जो A2 टर्मिनल है दोस्तों कॉन्टेक्टर का वो हमने न्यूट्रल से कनेक्ट किया है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखोगे कि हमने जो NO पुश बटन है वो स्टार्ट करने के लिए यहाँ यूज़ किया है। जब हम NO पुश बटन को स्टार्ट करने के लिए पुश करेंगे तो मोटर हमारी शुरू हो जाएगी। जो कॉन्टेक्टर की जो कॉइल है वो एनर्जाइज हो जाएगी और 13 और 14 नंबर जो NO है वो यहाँ क्लोज हो जाएगा और यहाँ पर भी सप्लाई फ्लो होने लगेगा। दोस्तों हमने जो 13 और 14 नंबर जो कॉन्टेक्टर का है वो NO पुश बटन के पैरेलल में हमने इसलिए लगाया क्योंकि वो होल्डिंग सर्किट बना सके। ओके, अगर हम इस 13 और 14 नंबर यहाँ नहीं लगाते दोस्तों तो ये NO पुश बटन अपना होल्डिंग सर्किट पूरा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से अगर हम NO पुश बटन को प्रेस करके छोड़ देते तो जैसे ही पुश करेंगे तो मोटर शुरू हो जाएगी, सप्लाई फ्लो होने लगेगा। जैसे ही हम NO पुश बटन को छोड़ देंगे तो इसमें सप्लाई बंद हो जाएगा। ओके, तो ऐसा ना हो, ये अपना सर्किट पूरा करे, इस अपना सर्किट बनाए रखे जब तक कि हम खुद मैन्युअली बंद ना करें या कोई ट्रिपिंग की वजह से बंद ना हो, तब तक के सर्किट हमारा शुरू रहना चाहिए, सप्लाई फ्लो होते रहना चाहिए। उसकी वजह से हमने कॉन्टेक्टर का 13 और 14 नंबर NO पुश बटन के पैरेलल में यहाँ कनेक्ट किया हुआ है दोस्तों। ओके, अब हमने 95 और 96 टर्मिनल जो NC पुश बटन NC टर्मिनल है ऑयल आर का वो हमने क्यों कनेक्ट किया दोस्तों, तो इसका भी एक रीज़न ये है कि अगर कोई ट्रिपिंग कंडीशन आती है उस समय हमारी जो मोटर के बचाव के लिए हमने OLR का जो 95 और 96 नंबर का जो टर्मिनल है जो कि NC टर्मिनल है उसको यहाँ पर लगाया हुआ है। कहाँ लगाया हुआ है दोस्तों, तो हमारा जो नॉर्मल NC पुश बटन है जो कि हम मोटर को स्टॉप करने के लिए यूज़ करने वाले उसके सीरीज़ में हमने इसे कनेक्ट किया हुआ है, ताकि अगर इन केस कोई भी फॉल्ट आता है, कोई भी ट्रिपिंग कंडीशन आती है तो ये पूरा सर्किट ट्रिप कर सके, ताकि हमारे मोटर का यहाँ बचाव हो सके दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे PLC लैडर डायग्राम की। मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरीके से ये बनानी है। PLC लैडर डायग्राम को समझने से पहले सिंगल लाइन डायग्राम को समझिए, जिसमें मुख्य बातों पर आपको ध्यान देना है। जैसे कि शुरुआत में मोटर को स्टॉप करने के लिए NC पुश बटन का यूज़ किया जाता है। फिर मोटर को स्टार्ट करने के लिए NO पुश बटन का यूज़ किया हुआ है। फिर सप्लाई कॉन्टेक्टर के कॉइल में जा रहा है, जहाँ से ये सप्लाई मोटर तक जाएगा। और कॉन्टेक्टर का NO हमने NO पुश बटन के पैरेलल में इसलिए लगाया है ताकि मोटर सदैव ऑन रहे जब तक कि हम खुद मोटर को बंद ना करें या कोई फॉल्ट की वजह से जब तक कॉन्टेक्टर ऑफ ना हो जाए। तो यहाँ आप देखिए PLC के डायग्राम में हमने रंग पर एक NC पुश बटन लगाया हुआ है जो कि मोटर को ऑफ करने में मदद करेगा। उसके बाद हमने NO पुश बटन लगाया है जो हमें मोटर को ऑन करने में मदद करेगा। अब हमने आउटपुट के रूप में मोटर को दर्शाया है जो कि एक्चुअल में कॉन्टेक्टर है, क्योंकि कॉन्टेक्टर से मोटर में कनेक्शन दिए हुए हैं और कोई भी फॉल्ट होता है या स्टार्ट कमांड देना हो तो वो कॉन्टेक्टर से होते हुए जाएगी। अब हमने कॉन्टेक्टर का NO स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में दिया हुआ है। अब हम इसकी वर्किंग समझते हैं। जैसे हम NO पुश बटन प्रेस करेंगे तो सप्लाई NO पुश बटन से होते हुए कॉन्टेक्टर में जाएगी और कॉन्टेक्टर से मोटर में जाएगी। और जब आप NO पुश बटन को रिलीज कर देते हो तो अब सप्लाई कॉन्टेक्टर के NO टर्मिनल से होते हुए जाएगी मोटर तक। और जब आप NC पुश बटन प्रेस करोगे तो मोटर ऑफ हो जाएगी। तो इस तरीके से ये डायग्राम थी। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए ऑटोमेशन गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।